Recording in progress. Recording stopped. ठीक है सर, हो गया। इट्स ओके, थैंक यू आपको। सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा सा। देखो तो कल क्या पढ़े थे सर्किट डायग्राम में। देखिए सर्किट डायग्राम में था ना, R1 JX1 JX2 डैश बाय JXM बाई 2। यहाँ पर भी था हमारा JXM बाई 2। यहाँ पर क्या था, JX2 डैश बाई 2। यहाँ पर R2 डैश बाई 2S। यहाँ पर भी JX2 डैश बाई 2। यहाँ पर R2 डैश बाई 2 इंटू 2 माइनस। ये है करंट आई। अभी शुरुआत हुआ है साहब, अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कहाँ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को निगलेक्ट कर दे, इस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, कितना करंट इधर फ्लो करेगा, इधर भी I1 आएगा, इधर भी I1 आएगा, यही होगा ना। या I1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा रोटर के रेजिस्टेंस में, अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को खत्म कर दिया जाए तब। यहाँ पर लिख लीजिएगा, if magnetizing branch is neglected, अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को निगलेक्ट कर दिया जाए
अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को हम लोग हटा दें तो कितना करंट रोटर सर्किट में, यही I1 ही फ्लो करेगा, यहाँ पर भी कितना करंट आएगा, यहाँ पर भी I1 ही आएगा अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को हटा दिया जाए तब। ठीक है, तो ये देखो, ये जो वेरिएबल रोटर रेसिस्टेंस है R2-S इंडक्शन मोटर में होता है, इसमें जो लॉस होगा, इसमें जो पावर डिमांड होगा, उसी को हम लोग ग्रॉस पावर इनपुट कहते हैं। ग्रॉस पावर इनपुट कितना होगा, ग्रॉस पावर इनपुट, ग्रॉस पावर इनपुट फॉरवर्ड फील्ड के लिए कितना, PGF। इंडक्शन मोटर में याद करो आप लोग, यही होता था, कितना करंट है यहाँ पर रोटर के रेसिस्टेंस में, I1 स्क्वायर इंटू कितना रोटर रेसिस्टेंस R2-2S, ये ग्रॉस पावर इनपुट होगा। ये जो वेरिएबल रोटर रेसिस्टेंस होता है, मैं बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर, इस वेरिएबल रोटर रेसिस्टेंस में जो पावर होगा, उसी पावर को हम लोग ग्रॉस पावर इनपुट कहेंगे। तो अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को निगलेक्ट कर दो, इसमें कितना पावर होगा, कितना करंट है, I1 का स्क्वायर इंटू R2-2S। बैकवर्ड फील्ड के लिए कितना हो जाएगा, और बैकवर्ड फील्ड कितना होगा, I1 का स्क्वायर इंटू R2-2 इंटू 2-S। देख लो, बैकवर्ड फील्ड के केस में रोटर का कितना रेसिस्टेंस है, R2-2 इंटू 2-S। तो यहाँ पर ये 2 फार्मूला है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर तबीयत से नहीं ठीक हो रहा, आप जानते हो गला में इन्फेक्शन हुआ है बहुत भयंकर, अब लग रहा है एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा तब जाकर ठीक हो। बहुत दिक्कत होता है बोलने में, और इसके वजह से अजीबोगरीब मन बना रहता है। ठीक है, हो गया, कंचन ये बात समझ में आया क्या? 3 फेज इंडक्शन मोटर में बाबू याद है, ये रोटर का रेसिस्टेंस होता था R2-S, इसमें करंट आता था I2-, इसमें जो पावर होता था डेवलप I2- का स्क्वायर इंटू R2-S, इसी को हम लोग ग्रॉस पावर कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच खत्म कर दो तो करंट आएगा, फॉरवर्ड वाले सर्किट के लिए देखो, फॉरवर्ड फील्ड के वजह से करंट आएगा I1, रोटर का रेसिस्टेंस है R2-2S, तो ये फॉरवर्ड फील्ड वाला है, इसके वजह से ग्रॉस पावर कितना, I1 का स्क्वायर इंटू R2-2S, और बैकवर्ड फील्ड वाला कितना है, R2-2 2-S, इतना है ना। बैकवर्ड फील्ड के वजह से सर्किट डायग्राम आया था, इसमें भी करंट I1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, PGB I1 का स्क्वायर इंटू R2-2 2-S। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में सब कुछ डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर बताओ, इस केस में नेट टॉर्क कितना मिलता है हम लोग, नेट टॉर्क यही मिलता है, फॉरवर्ड टॉर्क माइनस बैकवर्ड टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड माइनस टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड, यही मिलता है नेट टॉर्क। और ये टॉर्क कितना होता था याद है, PG/ω/S, यही होता था ना, PG/ω/S।
तो यहाँ फॉरवर्ड फील्ड का ये जो टॉर्क आएगा ये कितना आएगा? फॉरवर्ड फील्ड के वजह से जो ग्रॉस पावर आया पीजीएफ बाई ओमेगा एस, और बैकवर्ड फील्ड का कितना आएगा? पीजीबी, जो ग्रॉस पावर इनपुट रोटर में बैकवर्ड फील्ड की वजह से आया, पीजीबी बाई बाई ओमेगा एस। नेट टॉर्क है। अगर लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे, पीजीएफ क्या है? ग्रॉस पावर इनपुट या फिर इनपुट पावर टू मोटर, इनपुट पावर टू रोटर, या फिर इसी को एयर गैप भी कहते हैं, ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड और पीजीबी क्या होता है? एक ग्रॉस पावर इनपुट, सब कुछ वही होगा, ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड। तो यहाँ पर दो फील्ड है तो सब कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए करेंगे। संध्या तुम इंडक्शन मोटर नहीं पढ़ी हो? डेवलप टॉर्क कितना होता तक नहीं होता? पीजी बाई ओमेगा एस। इंडक्शन मोटर में जो डेवलप टॉर्क होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कितना लेकर आए थे हम लोग? पीजी बाई ओमेगा एस। ओमेगा एस से क्यों डिवाइड करेंगे पूछ रही हो तुम? टॉर्क क्या होता है? पावर बाई स्पीड। देखो इंडक्शन मोटर का अपना कॉपी निकाल के, डेवलप टॉर्क थ्री फेज इंडक्शन मोटर का निकाल के देखिए। मिला? कितना है फॉर्मूला लास्ट में, कितना लेकर आए हम लोग? मिला संध्या? ये सब याद भूल गई तुम? तो देखिए, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, ठीक है। अब देखो, अब केवल थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसको पीपीटी के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है हमारा, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक कंपैरिजन में अच्छे से आप लोग को नोट करना है, सब मैं नोट करके बना के लाया हूँ पीपीटी, ठीक है। पहला क्या है? सिंगल फेज मोटर जो होता है वो सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में, रिलायबल होता है और इकोनॉमिकल होता है स्मॉल पावर रेटिंग के लिए। सिंगल फेज मोटर क्या होता है हमारा? स्मॉल पावर रेटिंग के लिए इकोनॉमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है एज कंपेयर टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या है? द इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लो। जो पावर फैक्टर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो कम होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में। साइज इसका डिफिनेटली छोटा होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका कम होता है। और एसिंक्रोनस मोटर, एसिंक्रोनस मोटर का मतलब होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जहां पर ऐसे लिखा है एसिंक्रोनस मोटर, तो इसका मतलब होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका लो होता है और एफिशिएंसी भी इसका कम होता है सिंगल फेज का कंपेयर टू थ्री फेज। तो पहले इसको नोट करो अच्छे से आप लोग।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से इस कंपैरिजन से। इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पावर फैक्टर कम होगा, इफिशिएंसी कम होगा सिंगल फेज का, स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा सिंगल फेज का, ठीक है। पावर फैक्टर, इफिशिएंसी, स्टार्टिंग टॉर्क, ये तीनों कम होता है सिंगल फेज का थ्री फेज से। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल होता है क्योंकि ये सिंगल फेज होता है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में ज्यादा ताम झाम नहीं होता। कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि सिंगल फेज छोटा सा मोटर है, ठीक है। अच्छे से सब कुछ एक एक पॉइंट को, जितना पॉइंट है ना, सब नोट करते हुए चलना, सब याद रह जाए। क्या हाल चल रही साहब, कैसा चल रहा है? हाँ, मांगी, रजनी, मनीष, अभिषेक, क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत तबीयत खराब रहा था बाबू, ये जानते हो, ये जब गले में इन्फेक्शन जुकाम ये सब हो जाए ना, 5-6 दिन का, 6-7 दिन का तो छुट्टी कर ही नहीं देता आपका, इरिटेट कर देता आदमी को। और सोच रहे हैं कि हम भी इलाहाबाद चले हैं, समझे। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फास्ट फास्ट। आज मेरा काम ज्यादा नहीं है, तुम ही लोग का काम है। आज मेरा आराम है। हाँ, पीयूष पीयूष सही सही बात बताता है। पीयूष की बीवी इससे बड़ी खुश रहेगी कि चलो, हस्बैंड इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है। बीवी के नाम पर खुश हो जाता है सर। बीवी के नाम पर खुश मत होइए, जो झेलना पड़ता है वो शादीशुदा लोगों से पूछिए। देखो, जिंदगी में अगर खुश रहना है, कभी शादी मत करो, मस्त जिंदगी बिताओ, अपना कमाओ, खूब ऐश करो। क्या हाल चाल विनय? ठीक है, हो गया। अब चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड फॉर मेकिंग एसिंक्रोनस मोटर आई सेल्फ स्टार्टिंग। एसिंक्रोनस मोटर मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, चौथा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, और पांचवा होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट। लिखते चलना है, और थक जाओगे लिखते लिखते तुम लोग।
तो कितना इंडक्शन मोटर होता है सिंगल फेज? रिंग की 5। कितना? 5। ये पांचों को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 4-5 और अलग से सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। ये है इंडक्शन मोटर। फिर पढ़ेंगे अलग से सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज। समझे रे साहब? हाँ। तुम लोग का मशीन का क्वेश्चन कैसे कराए हैं, हम यही सोच रहे हैं। तुम लोग का क्वेश्चन हम ना के बराबर कराए। हम सोच रहे हैं 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस का इसी पर क्लास रखा जाए क्या? ठीक है, पहले खत्म हो जाने दो सिंगल फेज वाला, फिर हम कुछ करते हैं। आपको पढ़ा तो दिए हैं, लेकिन जब तक से क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है बहादुर, इट्स ओके, डन, ऑल राइट। विनय अभी लिख रहा है, विनय को लिखने दो। भैया पहले ही लिख के बैठ जाती है। चलो देखो यहाँ पर आप लोग, तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। हेडलाइन दीजिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है पहले एक एक बार समझते चलो। देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहते हैं। रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर क्यों कहते हैं देखो, ध्यान दो। में भी 2 वाइंडिंग यूज करेंगे। एक है मेन वाइंडिंग और दूसरा है हमारा एक ज्वेलरी वाइंडिंग। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। इट है सिंगल केज रोटर, स्टेटर हैज 2 वाइंडिंग known as main winding and stator winding. Both the winding are displaced 90 degree in space. दोनों एक ज्वेलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई एक ज्वेलरी वाइंडिंग है, ये है हमारा एक ज्वेलरी वाइंडिंग, एक ज्वेलरी वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग में क्या क्या प्रेजेंट होगा बताइए? किसी भी वाइंडिंग में, किसी भी कॉइल में क्या होता है? कुछ रेसिस्टेंस होता है, कुछ रेसिस्टेंस होगा। ये रेसिस्टेंस मान लो R1 है, और कुछ क्या होगा इस वाइंडिंग में?
इंडक्टेंस यानी रिएक्टेंस होगा एक्स, यही होगा ना। इस एक ज्वेलरी वाइंडिंग में क्या होगा, कुछ रेसिस्टेंस होगा और कुछ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ज्वेलरी वाइंडिंग में एक अलग से और रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में क्या कर देते हैं हम लोग, अलग से और रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है वो टोटल रेसिस्टेंस बन जाता है RA, और रिएक्टेंस तो वही रहा हमारा XA। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर। क्या कहेंगे इसको, रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर, जिसमें एक ज्वेलरी वाइंडिंग में हम लोग रेसिस्टेंस अलग से कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, और एक ज्वेलरी वाइंडिंग में अलग से रेसिस्टेंस लगा देने से होता क्या है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, इसका वैल्यू इसके रिएक्टेंस से ज्यादा हो जाता है। तो एक ज्वेलरी वाइंडिंग के केस में, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। अगर मेन वाइंडिंग की बात करें, ये दूसरा है हमारा मेन वाइंडिंग। ये सब लिखना नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये है मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग में भी कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा और कुछ रिएक्टेंस होगा। तो मेन वाइंडिंग में हम लोग अलग से कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाते। अलग से रेसिस्टेंस किस में लगाते हैं, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका रेसिस्टेंस एक ज्वेलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। मेन वाइंडिंग में क्या होता है, अलग से कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा, तो इसका रिएक्टेंस रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। इसका रिएक्टेंस क्या होगा, मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, यहाँ समझ में आया इतना, क्या करते हैं इसमें, इसमें समझ में आया पीयूष, विनय? यहाँ पर लिखा हुआ, लिखना नहीं है, देखो। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में, इस एक ज्वेलरी वाइंडिंग में अलग से रेसिस्टेंस लगाते हैं, जिसके वजह से जो टोटल रेसिस्टेंस है रिएक्टेंस से ज्यादा हो जाता है। मेन वाइंडिंग में अलग से कुछ भी नहीं लगाते, तो रिएक्टेंस हमारा रेसिस्टेंस से ज्यादा रखते हैं हम लोग मेन वाइंडिंग, ठीक है। यही बात है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ। पढ़िए आप लोग, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो। The split phase motor is also known as resistance start motor. इसमें दो वाइंडिंग होगा, एक ज्वेलरी वाइंडिंग और एक होगा हमारा मेन वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग कितना डिग्री एंगल पर होगा, 90 डिग्री एंगल पर रखा होगा, ठीक है। The main winding has very low resistance and high inductive reactance, whereas starting winding has, starting winding का मतलब होता है auxiliary winding, एक ज्वेलरी वाइंडिंग जिसका काम होता है केवल मोटर को स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग वाइंडिंग है हाई रेसिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बार बार क्वेश्चन में आता है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग याद रखें। ये एक ज्वेलरी वाइंडिंग में अलग से रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके वजह से एक ज्वेलरी वाइंडिंग में रेसिस्टेंस ज्यादा, रिएक्टेंस कम, यानी इंडक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है ऋषभ, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे डाउट को आज भी क्लियर कर देता, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन टाइप लिखना पड़ेगा हमको, सारे लोग देखेंगे इसलिए, समझे। तो सबको टाइप करा के मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब डीसी मशीन के बना लिया, क्यों? बनाओ बनाओ ऋषभ, दिन रात लगोगा, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। टेंशन याद रहेगा, लिख लेना यहाँ पर ऐसे, देखो। जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग है, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में रेसिस्टेंस जो होगा वो रिएक्टेंस से ज्यादा होता है,
ठीक है। मेन वाइंडिंग में क्या करते हैं हम लोग? मेन वाइंडिंग में क्या करते हैं? मेन वाइंडिंग में जो रिएक्टेंस है वो इसके रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में एक जगह पर लिख लें। तो एक्स बाई आर रेशियो बताइए, इसमें क्या आएगा? एक्स बाई आर रेशियो ऐसे पूछता है। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में एक्स बाई आर रेशियो क्या होगा? 1 से छोटा या 1 से बड़ा? क्या होगा? एक्स बाई आर रेशियो, रिएक्टेंस बाई रेसिस्टेंस रेशियो। ये तो लेस देन 1 आ जाएगा ना बाबू, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा रिएक्टेंस कम। और मेन वाइंडिंग में एक्स बाई आर रेशियो क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन 1। ये ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है हिमांगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक्स बाई आर रेशियो, रिएक्टेंस बाई रेसिस्टेंस रेशियो, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में 1 से कम होगा। अभिषेक समझ रहे हो तुम? और मेन वाइंडिंग में एक्स बाई आर रेशियो क्या होगा? 1 से ज्यादा। देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। देखो, ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, दिख रहा है बढ़िया से? देखो, यहाँ पर ये है एक ज्वेलरी वाइंडिंग, ये है एक ज्वेलरी वाइंडिंग, और यहाँ पर है हमारा मेन वाइंडिंग। ये दोनों कितना डिग्री के एंगल पर रखा गया है स्टेटर पर? 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो, एक ज्वेलरी वाइंडिंग के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दी। स्विच का काम क्या है बोलो? इस स्विच का काम होता है कि केवल स्टार्टिंग टाइम में क्लोज होगा। स्टार्टिंग टाइम में जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, एक ज्वेलरी वाइंडिंग हमारा कनेक्ट हो जाएगा स्टेटर में। फिर मोटर को स्टार्ट करने के बाद जब ये मोटर कुछ स्पीड को पिकअप कर ले, रेटेड स्पीड के आसपास, तब इस स्विच को ओपन कर देते हैं। फिर एक ज्वेलरी वाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है? एक ज्वेलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग टाइम में सर्किट से कनेक्ट कर देता है, और जब मोटर अपने स्पीड को पिकअप कर ले, फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से एक ज्वेलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं। ठीक है, हाँ 70% 80% आपका फुल लोड स्पीड लिख लेना, यहाँ पर लिखवा दें। देखो, एक ज्वेलरी वाइंडिंग, एक ज्वेलरी वाइंडिंग कनेक्टेड with main winding, with main winding during starting, during starting by help of, by help of centrifugal switch, centrifugal switch, by help of centrifugal switch. And when motor, and when motor pick up nearly 70 to 80% of rated speed, the jewelry winding is disconnected. Jewelry winding is disconnected.
by help of centrifugal switch. By help of centrifugal switch. बहुत बढ़िया रिंकी, वेरी गुड। एक ज्वेलरी वाइंडिंग का काम है केवल मोटर को स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करने टाइम इसको कनेक्ट करते हैं और फिर इसको हटा देते हैं। ये लिखा भी होगा आगे पॉइंट, क्वेश्चन में लिखवा भी दिया। ये सर्किट डायग्राम में बनाइएगा बढ़िया से। ये मेन वाइंडिंग है, एक ज्वेलरी वाइंडिंग, यहाँ पे अंदर में रोटर है, सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर। डायग्राम बढ़िया दिख रहा है, क्लियर। हो गया, बना लिए सर्किट डायग्राम में, बना लिए बढ़िया से। तो फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम देखिए और बोलो कि समझ में आ गया कि समझना है। रजनी का नहीं हुआ था, लिख लो। अच्छा, एक ज्वेलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग 90 डिग्री के एंगल पर पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में। पैरेलल दिख रहा है ना हिमांगी, किसमें है दोनों वाइंडिंग? 90 डिग्री के एंगल पर पैरेलल में, यानी दोनों में सेम सप्लाई वोल्टेज होगा। ये जो सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं V वोल्ट, ये दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो यहाँ पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर तुम लोग वहां से लिख लेना। देखो, जैसे ये है हमारा कोई मेन वाइंडिंग, RM ये XM इसका रिएक्टेंस है, ये है मेन वाइंडिंग। यहाँ पर कितना सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? इसमें हम लोग V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, V वोल्ट। करंट यहाँ पर IM है, ठीक है, करंट IM है। और ये हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा है रेसिस्टेंस से। तो अब बताओ, V और IM के बीच का एंगल जो होगा
वो नियरली कितना के इक्वल होगा, कितना के आसपास होना चाहिए। रिएक्टेंस ज्यादा है, किसी एक ब्रांच में रिएक्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस कम है, तो एंगल कितना आएगा लगभग? लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री कितना? 10 डिग्री या फिर अगर दो ऑप्शन हो 10 डिग्री या फिर 80 डिग्री, आप कितना बोलोगे? V और IM के बीच के एंगल दो ऑप्शन में एक में सेलेक्ट करना हो, 10 डिग्री या फिर 80 डिग्री, तो कितना कहेंगे? कंचन कितना कहोगे? 80 डिग्री। 80 डिग्री ना, क्योंकि रिएक्टेंस ज्यादा है। जितना ही रिएक्टेंस ज्यादा होगा उतना ही हमारा एंगल, दोनों वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा। होगा कि नहीं होगा? अगर रिएक्टेंस बहुत ज्यादा कर दो तो रेसिस्टेंस निग्लेजेबल हो जाएगा, तब एंगल एग्जैक्टली नियरली कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब रिएक्टेंस ज्यादा है, जब रिएक्टेंस ज्यादा है, अगर ये है वोल्टेज, ये हमारा वोल्टेज है, जब रिएक्टेंस ज्यादा, तो V और IM का बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के आसपास होगा। V और IM के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के आसपास होगा, यही होगा ना? ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग थोड़ा देखिए, ये तो मेन वाइंडिंग था। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में क्या है? रेसिस्टेंस RA, रिएक्टेंस है JX है। ये एक ज्वेलरी वाइंडिंग, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में क्या होगा? RA का वैल्यू XA से ज्यादा है, और यहाँ पर सेम वोल्टेज है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है 90 डिग्री एंगल पर, सेम वोल्टेज है। तो इसमें जो करंट आएगा वो कितना एंगल पर होगा? 10 डिग्री या फिर 80 डिग्री पर? V और IA के बीच का एंगल कितना होगा? यहाँ पर रेसिस्टेंस देखो डोमिनेट कर रहा है, रेसिस्टेंस कहाँ पर डोमिनेट करने लगे? रिएक्टेंस से ज्यादा है रेसिस्टेंस, तो एंगल हमारा किसके तरफ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ये 0 डिग्री है, तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस करोगे, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल वो 0 डिग्री की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट है, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट है, ठीक है। अब इसके बीच में देखो, ये मेन वाइंडिंग का करंट और एक ज्वेलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है ना? कुछ क्या है हमारा? फेज डिफरेंस है। एक ज्वेलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के करंट में कुछ फेज डिफरेंस है। हाँ, नियर बाई 30 से 40, बहुत बढ़िया ही मांगे, ठीक है। कुछ भी, जैसे मान लो कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कि मेन वाइंडिंग का करंट और एक ज्वेलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस है। और जब दोनों के करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, तो इसके वजह से एक डायरेक्शन में स्टार्टिंग टॉर्क लगेगा और मोटर हमारा एक डायरेक्शन में घूमना शुरू कर। बात समझ में आया? देखो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से बना लेंगे, देखो इसको लिखना है तो लिख भी ले लेना अपना लैंग्वेज। ये भी है, मेन वाइंडिंग का करंट है, और यहाँ पर है एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट। इसके बीच का एंगल कितना है? एंगल है पाई, ठीक है। तो एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट और मेन वाइंडिंग के करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिए। इसी फेज डिफरेंस के वजह से
एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क लगेगा और मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये वाला एंगल जो होता है फाई, ये नियरली 60 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री का है। ये जो फाई है, एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए, लगभग कितना है हमारा, 30 डिग्री के आसपास। वही तो यहाँ पर दिखाए थे। चल देख, रुक जाओ एक सेकंड, लिखी नहीं। ठीक है, देखो आगे लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। नियरली कितना होता है हमारा फेज डिफरेंस आई एम और आई ए के बीच में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, वो 30 डिग्री।
तो देखो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना इन दोनों करंट के वजह से, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा हमारा रिजल्टेंट टॉर्क एक डायरेक्शन में, ये होता है आई एम आई ए इंटू साइन एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एम इंटू आई ए इंटू साइन फाइव। यहाँ पर फाई का वैल्यू बहुत कम है, 30 डिग्री है फाई का, इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता, लो होता। वो आगे बताएंगे। जितना ज्यादा फाई हाई रखोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। ये रिजल्टेंट टॉर्क हमारा एक डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? लिख लिए? तो देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को याद रखना। देखो स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आई एम और आई ए के बीच का एंगल कम होता है, 30 डिग्री के आसपास। और ये कितना होता है? ये होता है 1.5 to 2 times द स्टेटेड रनिंग टॉर्क। ठीक है। एट द स्टार्टिंग ऑफ मोटर बोथ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल सही है, दोनों वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड होगा। As soon as the motor reaches the speed of 70 to 80% of the synchronous speed, the starting winding is disconnected automatically from the supply. 70 to 80% रेटेड स्पीड पर जाने के बाद हम लोग एक ज्वेलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से। ठीक है। एक अगला पॉइंट है, इफ द मोटर आर रेटेड अबाउट 100 वाट, अगर 100 वाट तक का कोई भी छोटा सा मोटर है, ठीक है, और मोर, ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज कब करते हैं? जब कोई भी मोटर हमारा 100 वाट से ज्यादा या फिर 100 वाट तक का, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच करते का यूज करते। अदरवाइज नॉर्मल स्विच से भी काम चल जाता है। ठीक है, हो गया। सारे पॉइंट को नोट करना है, सब पॉइंट याद रखना है, यही सब पॉइंट क्वेश्चन है। टू दी पॉइंट सिंगल फेज में चीजों को याद रखा जाता है। मैं क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट टॉर्क यहाँ पर लगेगा, दो फील्ड आ गया ना, एक मेन वाइंडिंग के करंट के वजह से और एक हमारा इसके वजह से, ज्वेलरी वाइंडिंग के करंट की वजह से, दो फील्ड आएगा। दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से एक रिजल्टेंट टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क होता है? आई एम आई ए इंटू साइन एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए, साइन फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री लेस होता है। तो जब फाई 30 डिग्री लेस तो साइन फाई भी लेस, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा कम मिलता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है इसमें। स्प्लिट फेज में ध्यान रखना है, स्प्लिट फेज में लो स्टार्टिंग टॉर्क।
ठीक है हिमांगी? ठीक है हिमांगी? जब दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड होगा तब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? ठीक है, रनिंग टॉर्क का मतलब जब मोटर रन करने लगे तब स्टार्टिंग टॉर्क कितना है? रनिंग टॉर्क का मतलब मोटर जब रन करे उस टाइम में जो टॉर्क होगा, यानी जब एक ज्वेलरी वाइंडिंग केवल काम करे तब जो टॉर्क होगा। देखो यहाँ पर लिख लिया है, ये इसका बनता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर केवल मेन वाइंडिंग होगा, देखो केवल मेन वाइंडिंग, तो मेन वाइंडिंग के वजह से ये वाला हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। और मेन वाइंडिंग प्लस एक ज्वेलरी वाइंडिंग दोनों यूज करें तब हमारा ए वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग दोनों यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ हमारा क्या मिला, स्टार्टिंग टॉर्क मिला इस तरह से। अब दोनों वाइंडिंग को कुछ देर तक रहने देंगे, मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग को कुछ देर तक रहने दी। देखो ऐसे मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग को कुछ देर तक रहने दी, लगभग 70 to 80% स्पीड पर हम लोग क्या कर देंगे, एक ज्वेलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। एक ज्वेलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहाँ पर चला आएगा, ये मेन वाइंडिंग केवल बचा ना, मेन वाइंडिंग वाले ग्राफ पर चला आएगा। फिर यहां से इस तरह का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। यानी फाइनल अगर इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो देखो ऐसे बनेगा। अगर फाइनल में दिखाऊं तो इसका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कुछ ऐसा, यहां से ऐसे गया, दोनों वाइंडिंग है, एक ज्वेलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग, कुछ एक पार्टिकुलर 70 to 80% स्पीड पर हम लोग क्या कर दिए, एक ज्वेलरी वाइंडिंग को हटा दिए। फिर मेन वाइंडिंग, जैसा मेन वाइंडिंग का हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है उस तरह का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। देखो ये है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से मिलता है। ये वाला पोर्शन कब आता है, ये वाला पोर्शन आता है जब मेन वाइंडिंग भी है, मेन वाइंडिंग भी है और एक ज्वेलरी वाइंडिंग दोनों काम कर रहा है, तब ये वाला पोर्शन आएगा। कुछ रिजल्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलता है, और यहाँ पर किसी एक स्पीड एन नॉट पर, जैसे ये स्पीड एन नॉट है, एन नॉट पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग को हटा दी, यहाँ पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग हटा दी, एक ज्वेलरी वाइंडिंग ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया किसी स्पीड एन नॉट पर, तब जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो सेम मिलेगा जो हमारा मेन वाइंडिंग का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद तो ए वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगा, जब ओनली मेन वाइंडिंग होगा, जब केवल मेन वाइंडिंग होगा तब ये होगा। तो ये इसका फाइनल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है।
कि कुछ देर तक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग दोनों का रोल आएगा, एक पर्टिकुलर स्पीड पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग हटा दिए तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा जो हमारा किसका होगा, मेन वाइंडिंग का। देखो यहां से भी दिखा सकते हैं, जो फाइनल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये जो रेड कलर हम कर रहे हैं ना, यही हमारा इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। मेन वाइंडिंग की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। देखिए हम लोग मेन वाइंडिंग की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क जो रेड कलर में दिखाए हैं हम, यही हमारा होगा। Vivo Y21 मशीन खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। पहले ये संदेह खत्म नहीं हुआ, एक पढ़ते नहीं हो दूसरे के बारे में सोचते रहती हो। वो भी पढ़ा देंगे, स्पेशल मशीन में पढ़ाएंगे, पहले लिख तो लो तब पढ़ा देंगे, कुछ भी तुम लोग का छोड़ेंगे नहीं। हंटिंग की प्रॉब्लम क्यों आएगा इसमें, इस टाइम पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम वाइंडिंग को हटाएंगे। उस टाइम पर थोड़ा सा हमारा टॉर्क कम होगा, फिर से अपना मशीन नॉर्मली जैसे पहले रन कर रहा था उस तरह से रन करने लग जाएगा। हाँ, जब स्विच ओपन करेंगे उस टाइम थोड़ा सा टॉर्क में वेरिएशन आएगा। जब स्विच ओपन करोगे तो सडनली थोड़ा टॉर्क कम होगा, लेकिन फिर से अपना नॉर्मली स्पीड को इस तरह से पिकअप कर। अब चलो देखो आगे, यहाँ पर क्या लिखा है, लिख लो यहाँ पर, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द रेसिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, लेकिन फिर भी ये कम है। द मैक्सिमम टॉर्क इज अबाउट 2.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क at about 75% of the synchronous speed. The starting current of motor is high, about 7 to 8 times of the full load value. इसमें ध्यान रखना क्या, ये याद रहता नहीं है। देखो वैसे
स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ये होता है 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है ना स्प्लिट फेज, ये मिलता है हमारा 2.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग करंट इसमें लार्ज होता है। स्टार्टिंग करंट इज लार्ज, कितना लार्ज? तो 7 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। स्टार्टिंग करंट लार्ज क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम मेन वाइंडिंग एक्सिलरी वाइंडिंग का जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, वो इक्विवेलेंट इंपीडेंस हमारा कम मिलता है, इसके वजह से स्टार्टिंग करंट यहाँ पर लार्ज होता है। ऑटोमेटिक स्विच हम लोग रिले से उसको ऑपरेट कराते हैं स्विच को। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली एक पार्टिकुलर स्पीड पर उसको सेट करते हैं और वो स्विच को ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था जिसको याद रखना। अब ऐसे ही 5-5 7-7 पॉइंट और ये एप्लीकेशन याद रखना। ये बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे याद रखोगे? एक क्वेश्चन बनाने से याद रह जाता है। ठीक है, ये छोटे मोटे जगहों पर बिल्कुल इसका यूज करते हैं हम लोग। इसका कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? जैसे वॉशिंग मशीन में यूज होता है इसका। एयर कंडीशनिंग फैन, जो एसी में फैन लगा रहता है वहां पर इस मोटर का यूज करते हैं, छोटा मोटा। द मोटर आर यूज इन मिक्सचर ग्राइंडर। मिक्सचर ग्राइंडर जानते हो ना, मसाला पीसने वाला। फ्लोर पॉलिशर, जो सरफेस को साफ करने के लिए जो होता है। ब्लोअर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ड्रिलिंग और लेथ मशीन में। तो इसको याद करने का तरीका क्या? देखो मैं कैसे याद रखता था। मैं याद रखता था कि ये जो स्प्लिट फेज है ना, ये बेकार मोटर है। स्प्लिट फेज यानी ये लो पावर रेटिंग के लिए यूज होगा। लो पावर रेटिंग होगा इसका, साथ साथ में स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होगा। स्टार्टिंग टॉर्क टॉर्क इसमें कम होता है, और ये छोटे मोटे जगहों पर यूज होता है। तो ऑप्शन में जो छोटा, सबसे छोटा दिख जाए ना मोटर, उसी को टिक कर देना। बिल्कुल स्मॉल मोटर जहां भी दिख जाए ऑप्शन में, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्प्लिट फेज यूज होगा। रजनी तुम बहुत मार खाओगे, तुम हो कहाँ? तुम दिख भी तो नहीं रही हो। हाँ। तुमको छुट्टी ही जा रहा है तुम्हारा। चलो भाग्य बनाओ कि ये केवल दिखाना है, इसमें कुछ समझाना ज्यादा नहीं है। आज मेरा खुद हिम्मत नहीं कर रहा। तबीयत बहुत नहीं कहे, 3-4 दिन से खराब है। घर छोड़ देंगे हम, मस्त हो जाएंगे, इसलिए जल्दी चाहते हैं घर से भागे। शुरू से देखो, जो आदमी बैचलर रह गया ना, उसको घर में रख दो, बड़ी परेशानी होता है भाई। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। तो इसका एप्लीकेशन नोट कर लिए? कैसे लिखो इसका एप्लीकेशन? याद देखो, यही यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन से, वही याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
हाँ, मोह मोह माया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऋषभ देखो, ऋषभ मोह माया से ऊपर उठ गया है। क्या ऋषभ, मोह माया में हो? चलो, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर आप लोग दूसरा मोटर लिखना, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं बताओ। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में देखो, जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग है, ये हमारा था ना एक ज्वेलरी वाइंडिंग बाबू, देखो एक ज्वेलरी वाइंडिंग था, ये था एक ज्वेलरी वाइंडिंग। अब इस एक ज्वेलरी वाइंडिंग में अलग से एक कैपेसिटर लगा दे। अब रेसिस्टेंस अलग से नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक ज्वेलरी वाइंडिंग में एक अलग से कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि अगर ये हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है, तो ये जो एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट है, ये वोल्टेज से लीड करने लगेगा कैपेसिटर लगाने की वजह से। एक ज्वेलरी वाइंडिंग का जो करंट है वोल्टेज से लीड करेगा कैपेसिटर लगाने से। और मेन वाइंडिंग जो पहले था कुछ उतना ही रख देते हैं। मेन वाइंडिंग और एक ज्वेलरी वाइंडिंग के बीच का जो एंगल है, इसको हम लगभग 90 डिग्री बना दें। एक ज्वेलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का करंट का एंगल नियरली 90 डिग्री बना दें। नियरली 90 डिग्री बनाने से क्या होगा, एज एंगल बढ़ जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो स्प्लिट फेज में स्टार्टिंग टॉर्क कम दिख रहा था, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर ऋषभ कह रहे इसको कॉल क्यों करा है, ये सब बेकार चीज है, सब जल्दी जल्दी लिख ला के खत्म करो, इसके चक्कर में हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरे लिए सर दर्द है। तो देखो, ये जो मैं समझाया हूँ वो आगे लिखा है बढ़िया से, इसलिए ये मत सोचो कि मैं मिटा दिया, वो आगे मिलेगा। ठीक है, पहले जो शुरू से है उसको देखते चलेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होगा, ये भी एक सिंगल फेज मोटर है, दैट इम्प्लॉय ए कैपेसिटर इन एक्जुलरी वाइंडिंग सर्किट। एक्जुलरी वाइंडिंग में हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे to produce a greater phase difference between the current in the main and the auxiliary winding. The name capacitor start itself so that motor uses capacitor for the purpose of starting. ना सर, मेरे घर में देखोगे ना, केवल केबल ही केबल है पूरे इस रूम में, कम से कम 200-400 केबल होगा। चलो आगे देखो, ये रहा हमारा इसका डायग्राम। यहाँ पर क्या किए हैं देखिए, यहाँ पर क्या किए हैं, ये एक ज्वेलरी वाइंडिंग है, इस एक ज्वेलरी वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लाके कनेक्ट कर दिया,
और इस पूरे अरेंजमेंट को एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से लगा दिए हैं। स्टार्टिंग टाइम में स्विच क्लोज होगा और फिर कुछ रेटेड स्पीड पर स्विच को ओपन कर देंगे। ये है मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दे दी। देखते चलो, आप लोग बनाओ सर्किट डायग्राम। अंधेर, तुम इतना देर में तुम लिखी नहीं थी। इतना देर छोड़े थे 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिखने के लिए। तुम लोग गायब हो जाते हो और उधर से घूम फिर के आते हो। हिमांगी को देखो, डटे रहती है। कंचन तो एकदम शुरू से लास्ट तक हिलती डुलती नहीं है। बहुत बढ़िया कंचन, वेरी गुड। मेहनत करना है ताकि जल्दी से काम हो जाए, ठीक है। देखो, बाकी सब कुछ बता दिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लेना है। छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। ये सब बड़ी मेहनत से आया है। दो वाइंडिंग होगा, मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में एक अलग से कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। मेन वाइंडिंग एक ज्वेलरी वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होगा और पैरेलल में होगा, जिसमें सेम सिंगल फेज सप्लाई हमारा जाएगा।
क्या कर रहे हो तुम लोग इतना देर से? इनके क्या बना रही हो? अभिषेक, बैठा लो। मना। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तुम लोग लिखे, एक एक घंटे से लिख रहे हो। रजनी, फास्ट लिखने की आदत बनाओ तुम लोग। जब एसएससी जेई वगैरह का कॉन्वेंशनल पेपर दोगे ना, वहां पर टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हम रच रच के लिखते रहे 1 घंटे से। राइटिंग भी बढ़िया हो और फास्ट भी लिखे। यहाँ पर फेजर डायग्राम देख लीजिए, फेजर डायग्राम बता चुके हैं। एक ज्वेलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाओगे तो एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट लीड करेगा कैपेसिटर के वजह से कुछ वोल्टेज से। मेन वाइंडिंग वाला हमारा, ये तो जैसा पहले था वैसा। तो इसके बीच में ये जो एंगल है, ये नियरली कितना बन जाएगा आई ए और आई एम के बीच में? तो ये नियरली एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, देखो देखो। फिलहाल ये समझ में आ गया है ना कि एक ज्वेलरी वाइंडिंग का करंट वोल्टेज से लीड करेगा, क्योंकि एक ज्वेलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर है। मेन वाइंडिंग का जैसा पहले लैगिंग था अभी भी रहेगा। तो आई ए और आई एम के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जिसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ गया।
अब आप लोग देखो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर डेवलप a much higher starting torque, about 3 to 4.5 times of the full load torque. इसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है स्प्लिट फेज के रिस्पेक्ट में। टू ऑब्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क देयर आर टू कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं उसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए। जितना कैपेसिटर का वैल्यू लार्ज होगा स्टार्टिंग टॉर्क हमारा उतना ही ज्यादा हो, और स्टार्टिंग वाइंडिंग रेसिस्टेंस मस्ट बी लो। ये ध्यान देना कि जो कैपेसिटर लगाते हैं ना इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जो कैपेसिटर यहाँ पर यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इसका रेटिंग क्या होता है, तो ये जो कैपेसिटर यूज करते हैं इसका रेटिंग 250 माइक्रो फैराड के आसपास है। तो ये वाला क्वेश्चन आते रहता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक केवल डीसी में कैसे यूज होता है? ठीक है, हो गया। भैया देखो बहादुर लड़की फास्ट फास्ट लिख लेते। अच्छा ठीक है ऋषभ, कोई बात नहीं।
आज के लिए छोड़ देते हैं। चलो इसके आगे कल पर से पढ़ लेंगे, ठीक है। बस 2 दिन, कल और परसों 2 दिन लगेगा हम लोग को समझने में इस पूरे को। स्पेशल स्पेशल मोटर में 1-2 होता है, जिससे रिलक्टेंस मोटर से क्वेश्चन आ जाता है, हिस्ट्रेसिस मोटर से आ जाता है, और एक है हमारा यूनिवर्सल मोटर। स्पेशल में 3 को हम लोग देखेंगे, अब बाकी तो 5 ये वाला हो गया, यानी टोटल 8 मोटर। अब 8 मोटर है, सब में ऐसा ही केवल पॉइंट याद रखना, ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है। कल साइडेड पोल वगैरह पढ़ाएंगे, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे, तब पढ़ाएंगे रजनी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो एक कैपेसिटर स्टार्ट है, इसमें कुछ देखेंगे, फिर कैपेसिटर रन है, फिर इसके बाद हमारा एक और भी देखो ना कितना सारा है। हाँ पर देखो, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, फिर एक और है यहाँ पर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और इसको पढ़ेंगे, फिर साइडेड पोल पढ़ा जाएगा, ठीक है। सब याद रह जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो कल मिलेंगे, ठीक है। आज शाम में नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन किया जाएगा, आना आप लोग, वहां पर कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन करेंगे। चलो आप लोग पढ़ाई करो मन लगा के, क्वेश्चन बनाते रहिए, और जो भी डाउट हो उसको पूछते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू कंचन, थैंक यू।